आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एंड कैसे कोई एमएससी के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन ये सब जानने से पहले हम लोग नेट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे। नेट एग्ज़ाम क्या होता है? नेट एग्ज़ाम किसी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करती है कि वो कैंडिडेट लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है कि नहीं, साथ ही साथ वो कैंडिडेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप या पीएचडी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। लेकिन कैसे नेट एग्ज़ाम कैसे किसी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फॉर द सेम एग्ज़ाम लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कट ऑफ अलग रहती है और जेआरएफ की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कट ऑफ अलग रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिसंबर 2018 में हुई नेट की बात करूं तो उसमें नेट एलएस के लिए कट ऑफ थी 43.77% एंड नेट जेआरएफ के लिए कट ऑफ थी 48.36%। यानी कि किसी कैंडिडेट को अगर 44% मिलता है तो वो इसको क्रॉस कर रहा है लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यानी कि वो कैंडिडेट नेट एलएस के लिए तो क्वालिफाई हो जाएगा लेकिन नेट जेआरएफ यानी कि पीएचडी के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड किसी कैंडिडेट को अगर इससे ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो वो जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई हो रहा है और लेक्चरशिप के लिए भी क्वालिफाई हो रहा है। यानी कि वो पीएचडी भी कर सकता है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। अब देखते हैं नेट जेआरएफ और नेट एलएस क्वालिफाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर कोई कैंडिडेट नेट जेआरएफ क्वालिफाई करता है तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब पीएचडी के दौरान उसे पहले के 2 साल में हर मंथ 31,000 मिलेंगे और इसी दौरान पर मंथ 31,000 को छोड़ के भी उसे हर साल 12,000 मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जब 2 साल गुजर जाएंगे पीएचडी के, फिर तीसरे साल, चौथे साल और 5वीं साल में उसे 35,000 पर मंथ मिलेंगे। और इन एडिशन इन 3 साल में, लास्ट के 3 साल में उसे हर साल 25,000 मिलेंगे। यानी कि अगर आप पीएचडी में चाह रहे हैं तो आपको पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कोई कैंडिडेट अगर नेट लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई होता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर कोई कैंडिडेट नेट लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई होता है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ बातों की ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, जैसे कि द फर्स्ट पॉइंट इज़ आपका मास्टर्स डिग्री में 55% एटलीस्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए। नंबर 2, आपकी एमएससी डिग्री सफिशिएंट है आपको डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए। यानी कि अगर आप डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। एमएससी डिग्री इज सफिशिएंट इन दिस केस। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इस केस में आपका पीएचडी होना आवश्यक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर आपके पास सिर्फ एमएससी डिग्री है तो आप डिग्री कॉलेजेस में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप एमएससी डिग्री लेकर यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस में भी बनने के लिए आपका नेट होना ज़रूरी है। नंबर 4, किसी कारणवश अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया लेकिन आपका सेट क्वालिफाई है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। यानी कि नेट के बदले में अगर आपके पास सेट है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ओनली फॉर दैट स्टेट। यानी कि आपने जिस स्टेट में सेट दिया है आप बस उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे स्टेट्स में आपका वो सेट वैलिड नहीं रहेगा। Now the main question is how to apply for assistant professor just after MSc. See, there are two ways. There are two ways to apply for the post of assistant professor just after MSc.
For the first case, there is direct recruitment through colleges. There are direct recruitment through colleges, and number 2 is by applying in the official portal of each state. तो हम लोग दोनों ही ब्रीफली जानेंगे कि कैसे दोनों केस में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट केस जानते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू कॉलेजेस। जब भी कोई कॉलेजेस में वैकेंसीज निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो लोग इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं इंक्लूडिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कॉलेजेस वैकेंसीज निकालती है वो लोग पहले रिसीव्ड एप्लीकेंट्स के रिज्यूम शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, और उसके बाद जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है वो लोग शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद एक इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है अबाउट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू कॉलेजेस। Here is Hindu College affiliated to University of Delhi. हिंदू कॉलेज ने 13 सितंबर वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जारी की थी। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ ये लिखा है कि कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है और कितने वैकेंसीज है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कौन से कॉलेजेस में कब वैकेंसीज निकल रही है। इसके लिए आप ये वेबसाइट्स देख सकते हैं, www.freejobalert.com। तो हमने फर्स्ट केस जान लिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू कॉलेजेस। अब हम लोग जानेंगे बाय अप्लाइंग इन द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ ईच स्टेट। इसका प्रोसीड्यूर क्या है। सी एवरी स्टेट हैव द ओन वेबसाइट। हर एक स्टेट का खुद का एक वेबसाइट होता है जिससे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल की ये वेबसाइट है www.wbcsconline.in, जिससे वो असिस्टेंट प्रोफेसर नियोग करती है। एंड सिमिलरली राजस्थान के लिए वो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। अब इसका प्रोसीड्यूर क्या है एप्लीकेशन पोर्टल में अप्लाई करने का, तो चलिए देखते हैं। आप जब भी नोटिफिकेशन आएगा उस पोर्टल में, कोई भी पोर्टल में, यानी कि स्टेट पोर्टल में अबाउट असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हम लोग अप्लाई कर देंगे। आफ्टर अप्लाइंग इन द स्टेट पोर्टल आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद आपको एक इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। और पूरा एग्ज़ाम, इंटरव्यू और इन सब के रिजल्ट्स वगैरह निकलने में लगभग 2 साल का वक्त लग ही जाता है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि आप कोई भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो आप पश्चिम बंगाल के साइट्स में ही अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई भी साइट में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए।